हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के यूनिट 2 के बारे में। और जैसा कि मैंने यूनिट 1 की वीडियो को अपलोड कर रखा है, नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए और उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलो हमेशा की तरह सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पूरे वीडियो में किन किन टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में। देन बात करेंगे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो फ्रेमवर्क्स के स्टेज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ब्लॉगिंग के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, बहुत सारे जो ब्लॉग के प्लेटफॉर्म होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ब्लॉग बनाने के क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, हेडलाइन इंक्लूड करना, लिंक करना, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। फेसबुक फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ देखेंगे, कैंपेन देखेंगे, कैंपेन स्ट्रक्चर्स देखेंगे फेसबुक के। उसके बाद देखेंगे स्टेप यूज फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक की, फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग वगैरह कैसे करते हैं। सेम ऐसे हम ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारी चीज़ों के देखेंगे। यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी बारे में जो स्टेजेस होते हैं उसके बारे में देखेंगे। एडवर्टाइजिंग ऑन इंस्टाग्राम देखेंगे। एंड हमेशा की तरह ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और एक चेहरे पर आपकी स्माइल जरूर होगी कि आपने यूनिट 2 अच्छे से क्लियर कर लिया है, आने दो एग्जाम में क्या आता है। ठीक, चलो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में एंड उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो बात करते हैं हम पहले पॉइंट की। तो यहाँ पर पहले 3 वर्ड देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इन 3 वर्ड को पहले समझो क्या होता है। सोशल मतलब क्या होता है, एक तरह का समाज, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं वो सोशली हो गया, ठीक है, सोशल हो गया। मीडिया, मीडिया यानी कि कोई माध्यम, ठीक है, जिसकी मदद से हम किसी दूसरे तक पहुंच सके। हम जो बातें करते हैं, जो हम लोग की आवाज़ होती है, जो लैंग्वेज होता है, वो एक तरह का मीडियम होता है, माध्यम होता है, जिसकी वजह से हम अपने फीलिंग्स को दूसरों को समझा पाते हैं। एंड द मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग यानी अपने प्रोडक्ट को किसी सामने वाले बंदे को कन्विंस करना उस प्रोडक्ट के बारे में, उसको समझाना, उस तक पहुंचाना ताकि वो आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। समझ में? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन 3 वर्ड को आई होप कि आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे। तो अभी देखो पूरा खेल यही है। सोशल मीडिया मार्केटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू प्रमोट प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्रांड। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। अब ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये कौन सी वाला है, तो ये वही है जो हम लोग डेली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट, इन सारे जितने भी चीज़ों को यूज करते हैं ये सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनको यूज करके हम या फिर कोई कंपनी हमें एड्स दिखाती है, अपने प्रोडक्ट को बेचती है। आप लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आप लोग देखते हो ना, एक दो स्टोरी देखने और फिर कोई देखता है हमें स्टोरी ऐड की तरह दिखती है। यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो हमें सबसे पहले 5 सेकेंड का ऐड दिखता है, ठीक है। तो ये सारे चीजें क्या है, एक तरह की मार्केटिंग ही है जो लोग हमारे ऊपर कर रहे हैं, हमें अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो वही चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि हम लोग खुद अगर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहें, अगर मार्केटिंग करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं और क्या क्या चीज अपने दिमाग में रहनी चाहिए। समझ गए? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोग चीजों को सीखने वाले हैं और दूसरों को ऐड दिखाने वाले हैं। ठीक, चलो सेकेंड पॉइंट्स पे क्या है, इट हैज बिकम एन इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी एंड एक्सटेंसिव यूजर बेस। आप लोगों को भी पता है कि व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, कितने यूजर हैं, ठीक है। आज लोग फैमिली से ज्यादा फोन पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, है ना, ये बात सही है ना। तो लोग फैमिली ज्यादा फोन पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो लोगों को ऐड कहाँ दिखाया जाएगा, मार्केटिंग कहाँ पे करी जाएगी, फोन पे ही करी जाएगी। आप लोग अपना बचपन याद करिए कि पहले के टाइम पे गांव में कुछ गाड़ियां आती थी, है ना, महीने 6 महीने में आती थी और वो मूवी दिखाती थी गाँव के लोगों को इकट्ठा करके। तो हम लोग कहते थे यार ये तो मूवी दिखा रही है, कितना बढ़िया है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए अभी कि वो बीच में कोई प्रचार दिखाती थी, ठीक है, प्रचार मतलब एडवर्टाइजिंग दिखाती थी, एड्स दिखाती थी हमें, ठीक है, या फिर सर्फ एक्सल का ऐड होता था या फिर कोई भी चीज का एक ऐड चलता था और हम मूवी भी देखते थे, कितना मजा आता था, है ना। हमारे घर के जो दीवार होती है साइड में, अगर बहुत ज्यादा जगह स्पेस रहता है तो वहां पे लोग पोस्टर प्रिंट करके जाते हैं ना। तो ये कंपनियां क्या एडवर्टाइजिंग ही करती हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि ना हमारे पास टाइम है घूमने का, ना हमारे पास टाइम है कि घर के साथ इकट्ठा होकर कहीं जाने का, ना हमारे पास टाइम है घर के फैमिली के साथ कुछ चीज देखने का। हम बाहर की चीजों को एक्सप्लोर करना ही बंद कर दिए हैं और सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने फोन पे, है ना। तो हमें ऐड कहाँ दिखाया जाएगा, फोन पे। तो लो भाई आ गए सोशल मीडिया मार्केटिंग की दुनिया में, है ना।
यहाँ पर आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है यार, आज लोग कपड़े भी पहन रहे हैं तो सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, ना कि अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए। सीन ऐसा हो गया है ना। मतलब समझ सकते हो कि लोग ऊपर कपड़ा पहन के सेल्फी लेके फोटो डालें, नीचे भले ना कुछ पहने हो, चलो वो अलग की चीज़ें हैं। तो मैं फनी की चीज़ें ऐड करता रहता हूँ हमेशा की तरह। आप लोगों को पता ही होगा, पुराने वीडियो देख रहे हो, हम लोग मजे करके पढ़ाई पढ़ते हैं कि सीरियस ना पढ़े, है ना। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं रियल लाइफ से रिलेट करके। चलो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेनिफिट्स की बात करते हैं कि आखिर में इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। अब भाई अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं तो क्या बेनिफिट्स है। एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आप सोच के लिखोगे एग्जाम में तो बहुत कुछ लिख पाओगे, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं। अगर जी रहे हैं तो उसके बारे में लिख भी सकते हैं आसानी से, बस हेडिंग्स आपको एग्जाम में याद करके जानी है। तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एग्जाम में लिखना भी कैसे है। तो ये जो मैंने 4 3 7 हेडिंग है ना, इनको याद कर लो, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इन सारी चीजों के बारे में। इंक्रीज्ड ब्रांड अवेयरनेस, कोई भी कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल के लिए HP जिसका हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम कोई शूज पहनते हैं कैंपस का, ठीक है, शूज हो गया, तो कोई भी चीज एक ब्रांड होती है ना। तो यहां पर सोशल मीडिया की मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है कि हम उस ब्रांड के अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि हम लोग SEO करके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके, ठीक है, कंटेंट की मार्केटिंग करके, इसको ऑनलाइन विजिबल करके, ठीक है, बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में अवेयर करा सकते हैं। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। देन सेकेंड, इनहेंस कस्टमर इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मतलब क्या होता है कि इंसान उससे घुल मिल जाए, उस प्रोडक्ट से फेमिलियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग क्या करती है कि जो भी बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, इसकी मदद से वो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की मदद से वो लोग कस्टमर से, ध्यान देना, कस्टमर से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं किसके थ्रू, सोशल मीडिया, वही फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ईमेल के थ्रू हो गया, चैट बॉट्स के थ्रू। अब तो बहुत सारे बॉट्स भी आने लगे हैं, ठीक है ना। इनके थ्रू वो लोग कस्टमर से इंगेज करते हैं और जैसे कि उनसे फीडबैक लेते हैं। होता है ना, बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि लोग फीडबैक के भी पैसे देते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं जहां पे लोगों से फीडबैक लेते हैं, ठीक। तो फीडबैक लेते हैं जिससे वो लोग अपने प्रोडक्ट में और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम लोग कस्टमर से इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट पे देखो, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। अब आपको पता है कि जितने लोग इंटरनेट की दुनिया पे, आप लोग करीब 4th ईयर में होगे तो आप लोग बिग डेटा वगैरह का नाम सुनते होगे, है ना। यानी कि ये व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब, इन सबके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है। और इनको पता है कि कौन 20 साल का है, कौन 15 साल का है, कौन किस टाइप की वीडियो देखता है, किसको क्या पसंद है, इसको लाइफ स्टाइल पसंद है, जिम वगैरह करना, इसको तो पता है साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है ना, इसको कपड़े पहनने अच्छा लगता है, उसको सारा डेटा पता है कि बंदा क्या देखता है। यानी कि अगर हम लोग वहां पे ऐड चलाते यूट्यूब पर पैसा दे के, तो उस पर पता है कि वो, हमें पता है कि किसको ऐड दिखवाना है। तो यानी कि हम वहां पे टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, है ना। मान लो यूट्यूब पे हम टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं ना, किस पर्टिकुलर बंदे को ऐड दिखाना है। और होता भी ऐसा है यार, ऐसा होता भी है। आप लोग भी देखते होगे कि आप जिस टाइप की वीडियो देखते हो उसी टाइप के ऐड दिखते हैं आपको, है ना, एज के अकॉर्डिंग। और आप लोग देखो, इसमें टारगेटेड एडवर्टाइजिंग से क्या फायदा होता है कि अगर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। अगर आप गांव में घूम घूम के एडवर्टाइजिंग कराओगे तो वहां पे क्या पता है कि किस इंसान का क्या इंटरेस्ट है, नहीं पता ना, तो कैसे चीजें होंगी। तो वहां पर ये बेनिफिट्स होता है। फोर्थ पर आता है कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, यानी कम पैसे में ज्यादा लोगों तक पहुंचना। और दूसरी चीज, अगर आप टीवी पर ऐड चलाते हो तो वहां पे भी बहुत ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे, है ना। और आपको अगर गांव में घूम घूम पर वो जो पहले पोस्टर प्रिंट करके लोग करते हैं, वहां पे भी ज्यादा पैसे लगते थे, उतना इफेक्टिव नहीं होता था। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है PPC, ये एग्जाम में जरूर लिखना। ये PPC जो होता है, पे पर क्लिक, यानी कि अगर कोई बंदा एडवर्टीजमेंट देख रहा है, अगर वो क्लिक करता है तभी वो आपका पैसा कटेगा अकाउंट से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप गूगल का एग्जांपल ले लो, गूगल की कोई सर्विसेज यूज कर रहे हो, ठीक है, आप ऐड शो करने के लिए, तो आपने दिया उसको 500 रुपए और आपने बोला कि अगर 100 क्लिक्स आएंगे तो आपका 500 कटेगा। यानी एक क्लिक पर मान के चलो 5 रुपए, ठीक है, एक क्लिक पर 5 रुपए। अगर कोई नहीं क्लिक करेगा तो नहीं 5 रुपए कटेगा, ठीक है। अगर कोई क्लिक करा तो 5 रुपए आपका कटेगा वहां पे। यानी कि आपका फिक्स होता है, अगर बंदा कोई क्लिक करेगा तभी, कोई फर्जी वाला नहीं हो रहा है कि भेज दो सबको दिखा दो हो गया, नहीं।
पीपीसी का कॉन्सेप्ट है, पे पर क्लिक, जहां पे बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कम पैसे में हम लोग जेन्युइन बंदों तक पहुंच पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं और अपनी एडवर्टाइजिंग बेकार कर देते हैं। देन फिफ्थ नंबर पर इंक्रीज्ड वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है। इसकी मदद से हम वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे हम एसईओ वगैरह कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को दिखा सकते हैं। अरे देखते हैं ना, जैसे कि आप लोग डीएसए वगैरह देखते होगे, है ना, तो कभी जीएफजी का ऐड चल जाता होगा, कभी इंटरव्यू बीट का ऐड चल जाता होगा, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट का ऐड चल जाते हैं यहाँ पर, है ना, दिख जाती है कि यार इसका यूज करो, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब का यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, है ना। ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी का क्या होता है कि जो एक ब्रांड होता है वो चाहता है कि जो उसका कस्टमर से रिलेशनशिप हो वो बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। तो यानी कि सोशल मीडिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को दिखा दिखा के, इंगेज करा करा के अपने ब्रांड की लॉयल्टी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अपनी देखो, आप लोग सोचते होगे कभी कभी कि यार ये कंपनी अगर चल रही है तो फिर वो एडवर्टीजमेंट कराती क्यों है ना। यानी कि अगर कोई कंपनी बार बार हमें ऐड दिखाती है तो कहीं ना कहीं उसकी एक इमेज दिमाग में बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है, और जब कभी वो प्रोडक्ट हम कभी देखते हैं तो दिमाग में एक स्ट्राइक होता है कि अरे यार ये तो प्रोडक्ट देखा था मैं, तो आप उसको खरीद लेते हो। यानी कि उसको खरीदना प्रेफर करते हो जिसके बारे में आप जानते हो, और बगल में बहुत सारे प्रोडक्ट जिसके बारे में आपने कभी ऐड नहीं देखा, कभी सुना नहीं, भले वो बहुत अच्छा है लेकिन आप उसे नहीं खरीदते हो, है ना ये चीज़। तो वो चीज़ें हैं। और देखो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान जिस चीज़ को जानता है उस चीज़ को करना, उस चीज़ को खरीदना बहुत ही कंफर्टेबल वो फील करता है ना। देन लास्ट देखो, मार्केट इंसाइट्स एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस। अब देखो, जब हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग को यूज करके एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आपको, अगर आपने कभी किया होगा तो आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिल जाते हैं। आप कभी पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे, आपका फेसबुक पेज कभी होगा, आप कोई पोस्ट करते हो तो आपको देखने के लिए मिलता है ना, कितने लोगों ने आपके पोस्ट को देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, है ना, ये सारी चीज़ें दिखाता है ना। तो आपको वहाँ से इंसाइट्स बहुत सारे मिल जाएंगे कि कौन एज के लोग हैं, सारा आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन एज के लोग आपके ऐड पे क्लिक किए हैं, अच्छा कितने लोग कितनी देर तक देखे हैं, है ना, कितने लोगों ने बाई पे क्लिक किया, बाई नहीं किया, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप कंपिटिटिव एनालिसिस कर सकते हो। देन अगेन अगर आप कोई फिर कैंपेन चलाना चाहते हो, एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो तो आसानी से कर पाओगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो आई होप ये चीज़ समझ गए होगे। अब नेक्स्ट चलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्रेमवर्क स्टेज के बारे में। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्रेमवर्क स्टेज में सबसे पहला आपका आता है स्कैन, ऑब्जेक्टिव, फिर कैंपेन, फोर्थ इम्प्लीमेंट, एनालाइज, लेवरेज। याद करना का सबसे आसान तरीका होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर उठा लो, ठीक है। जैसे एस का मैंने स्कैन लिया, ओ का ऑब्जेक्टिव का ओ लिया, सी लिया, आई लिया, ए लिया, एल लिया, ठीक है। तो आपको कुछ देखने के लिए मिल रहा है SOCL, सोशल। अब भाई अब देखो इतना ही इजी है, हाँ मैं पढ़ाता हूँ भाई ऐसे इजी तरीके से। अब बस सोशल याद करके चला जाना, सोशल भी ना याद करना तो एग्जाम में भाई आएगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्रेमवर्क स्टेज लिखो, तो पहला वर्ड उठा लेना और याद कर लेना कि एस से क्या था भाई, क्या था, अरे स्कैन था, ओ से क्या था, ऑब्जेक्टिव था, अरे सी से कैंपेन था, आई से इंप्लीमेंट, ए से एनालाइज, एल से लेवरेज। हो गया भाई तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। अब बस थोड़ा थोड़ा सुन लो, मैं सुना दे रहा हूँ, उसके अंदर लिख देना। स्कैन का क्या होता है, स्कैन में क्या करते हो आप लोग, प्रिंटर की मशीन में अपना पेपर डालते हो, स्कैन करके निकाल देता है, तो उससे थोड़ा मिलता जुलता सुनो। स्कैन स्टेज में क्या करते हैं, बेसिकली इसमें फोकस किया जाता है, ध्यान देना, इसमें फोकस किया जाता है इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, ठीक है। यानी कि आप कोई सोशल मार्केटिंग करने जा रहे हो तो आपको टारगेटेड जो ऑडियंस है, जो भी कंपटीटर्स आपके हैं, जो भी इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, जैसे कि देखो मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पर, देखो टारगेट ऑडियंस, टीए लिख दे रहा हूँ, टारगेट ऑडियंस जो हो गई आपकी, और जो आपके कंपटीटर्स हो गए हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, आईटी लिख दे रहा हूँ, इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो भी चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अब जैसे कि आपको देखो, आप कोई कंपनी रन कर रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट आपका बेच रहे हो, है उससे रिलेटेड मिलता जुलता बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में होंगे और वो भी एडवर्टीजमेंट करते होंगे। अगर आप उनसे गंदी एडवर्टीजमेंट करोगे तो भाई आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
नहीं अच्छा पड़ेगा ना। तो आप क्या करोगे, सारे लोगों का एडवर्टीजमेंट भी देखोगे, लोग कैसे ऐड चला रहे हैं, उनकी वेबसाइट कैसी है, क्या चीज़ें कैसे कर रहे हैं, तो सारा चीज़ एनालिसिस करके फिर अपना ऐड बनाओगे, देन आप करोगे। तो भी पहला स्टेज है कि आप इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे, आपके कंपटीटर्स का, टारगेट ऑडियंस का, इंडस्ट्री ट्रेंड का देखोगे, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करोगे, देन आफ्टर अपना गोल डिसाइड करोगे कि ये करना है मुझे। अब उसको देखो ऑब्जेक्टिव स्टेज में क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें बेसिकली करना क्या है। अभी देखो आपके मार्केट में देखा, सारा चीज कर ली, स्कैन कर लिया, ऑब्जेक्टिव यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपका जो चीज़ आप सेल करना चाहते हो, अपना ब्रांड दिखाना चाहते हो, ठीक है, और अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, ठीक है, वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हो, लीड्स जनरेट करना चाहते हो, लीड जनरेट करना यानी कि आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेते हो, समझ में आया, स्कैन ऑब्जेक्टिव। देन अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेज की, कैंपेन की। तो कैंपेन स्टेज में क्या होता है, इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं और कंटेंट को क्रिएट करने की स्ट्रेटजीज को डिफाइन कर रहे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। ध्यान देना, कैंपेन में क्या कर रहे होते हैं हम लोग, कैंपेन में हम प्लानिंग कर रहे होते हैं। प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं जैसे कि कंटेंट को कैसे क्रिएट करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारा उस कंटेंट को क्रिएट करना है, क्या नहीं ऐसे डिजाइन होना चाहिए, अच्छा ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। कि कंटेंट का थीम कैसे होगा, पोस्टिंग कब करना है, यानी कि आज मंडे संडे को करना है, सैटरडे संडे लोगों का ज़्यादातर ऑफिस ऑफ रहता है, इस दिन पोस्ट करना है, ठीक है, संडे को बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन करना है, यानी एक डेट फिक्स करते हैं कि इस डेट को अपना हम कैंपेन शेड्यूल करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। ठीक, प्लानिंग सारी चीजें कैंपेन का करते हैं, थीम वगैरह। देन उसके बाद आते हैं इंप्लीमेंट। अब भाई प्लानिंग सारी चीजें कर ली है, अब इंप्लीमेंट वाले फेज पे आता है। जब कैंपेन वाली स्ट्रेटजी फाइनल हो जाती है तो आपका टाइम आता है कि चलो इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोस्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, पोस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा ना, अरे यार पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि कैसे आपको आपका जो पोस्ट है कैसे वहाँ पे जाना चाहिए, कैसे दिखेगा। ठीक, और आपको पेड एड्स के कुछ चैनल्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जहाँ पे आप कोई किसी प्लेटफॉर्म पे करोगे वहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ों को आप लोग करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे ताकि लोगों को दिखे वहाँ पे। ठीक, एनालाइज में क्या होता है, इंप्लीमेंट कर दिया। अब एनालाइज में क्या होता है, इंप्लीमेंट करने के बाद आपके पास एक डेटा आता है। ठीक है, उस डेटा को आप क्या करते हो, कल देखते हो, और देखने के बाद क्या करते हो, मॉनिटर करते हो उस डेटा को और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो। ठीक है, इवेल्युएट करते हो कि कितने लोगों तक पहुंचा, मेरा एड्स कितने लोगों तक पहुंचा, अच्छा मेरे सेल्स में कुछ इंक्रीमेंट आया है कि नहीं आया है ना, किस एज के लोग देख रहे हैं, अच्छा मेरे में कोई दिक्कत है क्या, लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों की एनालाइज वगैरह इसमें होती है। कुछ की मैट्रिक्स होती हैं, ग्राफ्स होता है, मीडिया एनालिटिक्स टूल होते हैं, इन सारी चीज़ों को यूज करके हम लोग एनालाइज करते हैं। देन लास्ट में जो आता है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, यानी जो भी इनसाइट्स आपने गैदर किया है एनालिसिस की मदद से, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के टूल्स होते हैं उनको आप लोग यूज करोगे। देन उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करोगे, अपने कंटेंट को रिफाइन करोगे, है ना, और न्यू अपॉर्चुनिटी को देखोगे कि भाई अब क्या कर सकते हैं, और भी बेहतर कर सकते हैं, और भी लोगों को इस तरीके से दिखाएंगे तो और सेल्स होगा। देखो जब तक हम पहला कदम चलेंगे नहीं और जब तक गिरेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि कैसे दूसरा कदम आगे बढ़ाना है। तो ठीक यही तरीका इसमें भी होता है कि सबसे पहला कैंपेन हम लोग चलाते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कमी दिख रही है, क्या लोगों का इंगेजमेंट नहीं हो रहा है। देन उसके अकॉर्डिंग सेकेंड वाले कैंपेन में वो इंप्रूव करके फिर करते हैं, फिर अगर कोई दिखता है तो थर्ड कैंपेन में करते हैं। यानी इंप्रूवमेंट हमेशा होता है, अगर जब करोगे ही नहीं तो इंप्रूवमेंट कभी होगा ही नहीं, और परफेक्ट कुछ भी नहीं कभी भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। देन अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग का इंट्रोडक्शन बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तीन पार्ट में है, ब्लॉग, ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगर्स। तीन चीज़ आप लोग फोर्थ ईयर में होगा मुझे पता है, तो ज़्यादातर आप लोगों में से वेबसाइट कुछ लोग बनाए होंगे एज ए स्टूडेंट,
आप लोग कमाने का तरीका खोज रहे होगे, तो कुछ लोग फ्रीलांसिंग की तरफ गए होंगे, कुछ लोग ब्लॉगिंग क्रिएट किए होंगे, पोस्ट वगैरह भी किए होंगे, कुछ लोग इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं ताकि कहीं से कहीं कुछ पैसे आएँ और अपने एज ए स्टूडेंट करियर में कुछ पैसे कमा सकें, है ना। तो आप लोग ब्लॉगिंग का नाम सुने ही होंगे, जैसे वर्डप्रेस और गूगल का भी जो ब्लॉगर्स होता है, और वहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग ब्लॉगिंग के लिए ज़रूर देखे होंगे। एक आइडिया मैं फेमिलियर करने के लिए बता रहा हूँ। देन अब सबसे पहले बात करता हूँ मैं ब्लॉग्स का। आता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार सुनो। ब्लॉग्स की बात करते हैं। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग एक वेबसाइट होती है और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है वेयर इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस रेगुलरली पब्लिश कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग पोस्ट। जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, वो रेगुलर बेस पे इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर या वेबसाइट्स पर ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें ब्लॉग कहते हैं। ध्यान देना, उसे ब्लॉग कहते हैं। समझ में आया? अब ब्लॉगिंग क्या होता है, तीनों समझ लो फिर रिलेट कर पाओगे। ब्लॉगिंग में क्या होता है? ब्लॉगिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए ब्लॉग which involves writing, editing and publishing blog post on various topics। अब देखो, ब्लॉग्स आप कोई न्यूज सिंपल सा किसी वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट पे जाके, वो वेबसाइट डेली न्यूज पोस्ट करती है, आप सिंपल से जाके उसके वेब पोस्ट को पढ़ रहे हो, यानी उस पूरे पोस्ट को किसी ने पोस्ट किया है, वो ब्लॉग होता है। आप किसी ब्लॉग को पढ़ रहे हो, ये क्लियर हो गया। ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग जिस बंदे ने उस पर डाला है वो तो ब्लॉगर्स हो गया, लेकिन ब्लॉगिंग क्या होती है मैं बता रहा हूं। कोई बंदा उन सारे चीजों को क्रिएट कर रहा होगा, मेंटेन कर रहा होगा, ठीक है, लिख रहा होगा, एडिट कर रहा होगा, ठीक है, उस ब्लॉग को अरेंज कर रहा होगा टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो उसको ब्लॉगिंग कहते हैं, ठीक। अब ब्लॉगर्स क्या होता है? जो बंदा, इंडिविजुअल्स बंदा जो कर रहा है, जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, अपने थॉट्स को शेयर कर रहा है, ध्यान देना, थॉट्स को शेयर कर रहा है, जिस एक्सपर्टाइज में है वो ब्लॉगर्स है। अभी आप लोग VLO ब्लॉग सुने होंगे, ब्लॉगर, VLOGER वाला ब्लॉगर, ये यूट्यूब पर लोग वीडियो बना के, आज के टाइम पे क्या हो गया, लोग अपना वीडियो बना के ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी ब्लॉग हो गया, वीडियो वाली ब्लॉगिंग हो गई है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या था, लोग लिख कर ब्लॉगिंग करते थे, उसे B वाला ब्लॉगिंग कहते हैं। समझ गए? अभी समझो, ये एक वेबसाइट है, ये डेस्कटॉप, सबसे पहले समझो ये एक डेस्कटॉप है और यहाँ पर एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको एक पोस्ट देखने के लिए मिल रहा है, वो आपका हो जाता है ब्लॉग, ठीक है। आप ही बंदे हो, ठीक है, आप एक बना के अच्छा खासा बंदा बनाया, पोस्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी ने बना के भेजा, या फिर आप अपना एग्जांपल लो, आप हो गए ब्लॉगर, आप एक बंदे हो, ठीक है, आप हो गए ब्लॉगर, ठीक है, आप हो गए ब्लॉगर। पहला ब्लॉगिंग क्या होगा, आपके पास कोई एक्सपर्टाइज है कि आपको लाइव जिम कराना, जिम की ट्रेनिंग देना, जिम के बारे में बताना अच्छा लगता है, तो आप हो गए ब्लॉगर, हो गए, एक्सपर्टाइज आपकी है जिम में। और ब्लॉगिंग क्या करते हो, यानी कि आप ऐसे ओपन करोगे, वर्डप्रेस का एग्जांपल ले रहा हूं, वहां पे चीजों क्या करोगे, आप क्रिएट करोगे, लिखोगे, एडिट करोगे, तो ये आपका हो जाएगा ब्लॉगिंग, यानी आप ब्लॉगिंग कर रहे हो। और जब सारा चीज तैयार होने के बाद आप पोस्ट कर दोगे, पोस्ट यानी सक्सेसफुली पब्लिश कर दोगे, तो यानी कि लास्ट में जो फाइनल बन के आएगा वो आपका आ जाएगा ब्लॉग। अब उस ब्लॉग को लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली यही होता है ब्लॉग, ब्लॉगिंग, ब्लॉगर्स। आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉग के टाइप्स की, कि आखिर में ब्लॉग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सनल ब्लॉग, ठीक है। तो पर्सनल ब्लॉग बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होता है वो अपने थॉट्स को शेयर करता है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है, अपने हॉबीज को शेयर करता है, अपने इंटरेस्ट को दूसरों के साथ शेयर करता है। तो यानी ये क्या होता है कि पर्सनल ब्लॉग होता है, यानी बंदा अपना सेल्फ एक्सप्रेस ही कर रहा होता है, अपनी जुड़ती मिलती जुलती चीज़ों को ही पोस्ट करता है, ठीक है। तो वो पर्सनल, सौरभ जोशी का सुनते हो ना, लगभग वो पर्सनल ब्लॉग ही उसको कह सकते हो, ठीक। उसके बाद सेकेंड वाला नीच ब्लॉग्स। नीच ब्लॉग्स में बेसिकली क्या होता है, इसमें किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर फोकस किया जाता है। स्पेसिफिक टॉपिक, इसमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ही फोकस किया जाता है, ठीक है। कोई एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आज आप लिख रहे हो आज ब्लॉग की फ़ोन के बारे में, और देन सेकेंड लिख रहे हो न्यूट्रिशियंस के बारे में कि जिम में क्या खाना चाहिए, और थर्ड टाइम में आप लोग ब्लॉग लिख रहे हो कि मोदी और राहुल के बीच में चुनाव हो रहा है, पॉलिटिक्स में पहुंच गए, तो समझ रहे हो।
थर्ड डे पे यहाँ पे पहुँच गए। तो यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नीच ब्लॉग्स में ऐसा नहीं होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे नहीं, स्पेसिफिक टॉपिक बने रहो। यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बना रहे हो तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही ब्लॉग्स में पोस्ट करोगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती है नीच ब्लॉग्स में, ठीक। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देन थर्ड नंबर पे बिजनेस ब्लॉग, नाम से ही आपको लग रहा होगा बिजनेस ब्लॉग क्या होता है। तो बिजनेस ब्लॉग्स बेसिकली कंपनीज के थ्रू बनाए जाते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके थ्रू बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वो अपने ऑडियंस से इंगेज कर पाएँ, ठीक है। अब जैसे कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मेसी वाली कंपनी को ले सकते हो, तो वो अपने दवाई का बनाती है एक ब्लॉग पोस्ट, अपने दवाई के बारे में वो लिख लिख के पोस्ट करती है कि इस दवाई का यूज ये होता है, इस दवाई का यूज वो होता है। यानी वो बिजनेस ब्लॉग है, अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रही है, लोगों को बता रही है कि ये मार्केट में ये चीज़ें आ रही हैं और ये सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ठीक है। न्यूज़ ब्लॉग्स वही न्यूज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन डालना, डेली न्यूज़ स्टोरी डालना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं आप लोग न्यूज़ ब्लॉग्स में डालते हैं, वो इसकी कैटेगरी में आता है। ट्रैवल ब्लॉग में क्या होता है कि आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, आप अकेले जा रहे हो या ग्रुप में जा रहे हो, तो आप अपना ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, कुछ टिप्स शेयर करते हो कि भाई ऐसे ऐसे जाना चाहिए, रिकमेंडेशन आप देते हो, ठीक है। और बहुत सारे डेस्टिनेशन आप लोग देखते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रिकमेंडेशन वगैरह देखते हो, ठीक है। डेस्टिनेशन गाइड्स आप लोग दे सकते हो, इसमें बजट एडवाइस दे सकते हो, कितनी इतना पैसा लग सकता है कि अगर आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हो या इंडिया में ही कहीं घूम रहे हो। और उसको फोटोग्राफी वगैरह आप लोग वहाँ पे शेयर कर सकते हो, फोटोज़ वगैरह क्लिक करके बहुत सारी चीज़ें आप लोग ट्रैवल ब्लॉग में कर सकते हो, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। फैशन एंड लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप क्या कर सकते हो कि जो भी करेंट टाइम पे कोई भी स्टाइल ट्रेंड में चल रही है उसके बारे में लिख सकते हो, ब्यूटी टिप्स दे सकते हो। अगर आप लड़की हो तो ब्यूटी टिप्स दे सकती हो, लड़के हो तो भी दे सकते हो। फैशन के बारे में बता सकते हो, ये फैशन ये चल रहा है, होम में घर की डिजाइनिंग, घर में डेकोरेट कैसे करना है वो सारी चीज़ें कर सकते हो। पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें ऐसे बात करना चाहिए, सारी चीज़ों के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, फैशन एंड लाइफ स्टाइल ब्लॉग लिख सकते हो। और जो भी कंटेंट आपका भी ये देखना तो समझ जाना कि ये फैशन एंड लाइफ स्टाइल ब्लॉग के अंतर्गत आता है, ठीक। टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स अभी मैंने पीछे बता दिया, जैसे कि इसमें क्या होता है कि हम लोग टेक से रिलेटेड न्यूज़ डालते हैं, फोन्स वगैरह के रिव्यूज़ वगैरह जो भी होते हैं, टेक से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स डालते हैं, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट जो भी देश दुनिया में जो भी डेवलप की जा रही है, सॉफ्टवेयर जो भी चीज़ें, उन सारे चीज़ों को बताना आपका टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स के अंतर्गत आता है। हॉबी ब्लॉग्स के अंतर्गत क्या आता है कि जैसे आपकी कोई हॉबी है, आप कोई पर्टिकुलर कोई डेडिकेटेड हॉबी है, जैसे कि आपको फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, कुकिंग अच्छा लगता है, फिटनेस, गेम करते हो, कुछ क्राफ्ट्स वगैरह बनाते हो, ठीक है। तो ये एक पर्सनल हॉबी होती है आप हर किसी की, तो ये हॉबी ब्लॉग्स के अंतर्गत आ जाता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, थोड़ा मज़े की बात करते हैं, क्राफ्ट, ठीक है। हम लोग पहले जब छोटे थे तो कागज़ लेके कभी चिड़िया बनाते थे, कभी जहाज़ बना के उड़ाते थे, है ना। तो कमेंट करना कि आप लोग कॉलेज लाइफ में कितने लोग कर रहे हो। लेकिन यार आज के टाइम पे सब लोग फ़ोन में बिजी हैं, सोशल मीडिया पे व्यस्त हैं, और मतलब ये इधर ही दुनिया में व्यस्त है यार, किसी को टाइम नहीं है कि कुछ इन सारे चीज़ों पे भी एक बार मतलब गौर करना, है ना। तो हमें लगता है कि हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए, वो भी एक टाइम था, इसे एंजॉय करना चाहिए। होता है ना बच्चा हमारे अंदर, देखो हमारे अंदर का जो वो बच्चा होता है ना, वो कभी मरता नहीं है। मरता क्या है कि हम लोग समाज में दिखाना नहीं उस चीज़ को चाहते हैं कि अरे यार अगर मैं वैसे थोड़ी हरकतें करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे पागल समझेंगे या मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चापन हर इंसान के अंदर होता है, ठीक है। तो क्राफ्ट वगैरह भी हमें, अगर जिसका इंटरेस्ट हो, आप में जिसका इंटरेस्ट होगा क्राफ्ट बनाना, कागज़ की चीज़ों बनाना, तो ज़रूर बताना। क्योंकि मतलब लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं, लड़के थोड़ा कम करते हैं, लेकिन लड़के भी करते हैं, ठीक है। लड़कियों की डिजाइनिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप लोग कॉलेज लाइफ में हो ना, तो क्या होता होगा लड़कियां मतलब आप लोग बुरा मत मानना, जो भी लड़की हो लड़के कोई भी, कि आप लोग देख मतलब कहते होगे ना कि यार लड़कियां असाइनमेंट करके बहुत जल्दी दे देती हैं, लड़के लिख नहीं पाते हैं, है ना। तो ऐसा रहता है ना, तो हम लोग कहते हैं, और सच भी बात है कि लड़कियां लिख भी लेती हैं, लड़के लिखते नहीं, यहाँ पे 2 पेज लिखते हैं, कहते हैं अरे यार बहुत हो गया चल बाद में लिखते हैं, लेकिन वो लोग लिख लेती हैं, है ना। तो ये चीज़ें मैं जस्ट फनी के लिए बोला हूँ, कोई हर्ट मत होना आप लोग,
चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं मजाक के लिए ही बोलता हूँ, ठीक है। बाद में कमेंट्स आने लगते हैं कि मैं ये बोल दिया वो बोल दिया, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स के बारे में कि कौन कौन से ब्लॉग के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उसके पहले बात कर ले चैनल के बारे में। तो अगर आप नए हो भाई तो ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, एक लाइक करके बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है मुझे, तब कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर मी। देन मुझे सच में खुशी होगी कि हाँ इस बंदी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, चलो दूसरी वीडियो बनाता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये ज़रूर करोगे। तो अब बात करते हैं डिफरेंट ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले वर्डप्रेस आता है, दिया तो मैंने यहाँ पे 7 है, आप एग्जाम में 3-4 लिख देना, 4 लिख देना, हो जाएगा काम। तो वर्डप्रेस सब लोग सुने होंगे। तो वर्डप्रेस जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो है ना, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS, ये जरूर लिख देना CMS। जो वर्डप्रेस होता है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर CMS प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इससे वेबसाइट बनाते हैं और ब्लॉग्स बनाते हैं, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता भाई, थीम्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आराम से हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं बिना किसी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की कोडिंग से, ठीक है। हमें वाइड रेंज ऑफ कस्टमाइजेबल थीम्स देता है, प्लगइन्स देता है, बहुत सारे फीचर्स देता है, जिसकी मदद से हम लोग बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि wordpress.org होता है, ठीक है, और एक होता है wordpress.com, ये 2 होते हैं, ध्यान देना, एग्जाम में लिख देना आप लोग। चलो यहाँ wordpress.org, मैं W लिख रहा हूँ, वर्डप्रेस पूरा लिखना, एक wordpress.com होता है। इन दोनों जगह पे आप लोग वेबसाइट वगैरह बना सकते हो, ठीक है, और अपनी तरीके से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। एलिमेंटर वगैरह आता है, एलिमेंटर में लिख देता हूँ, एलिमेंटर से मतलब डिजाइन कर सकते हो। एग्जाम में देखना कीवर्ड लिखोगे ना, हाईलाइट करके लिख देना ब्लैक पेन से, ताकि टीचर को जब जब अच्छे अच्छे पॉइंट को हाईलाइट करके लिख दिया करो ब्लैक पेन से। जब टीचर हाईलाइटेड देखता है और इंपॉर्टेंट देखता है तो पूरी चीज़ें नहीं पढ़ता है टीचर का भी, स्टार्टिंग के आपको भी पता है कि 4-5 पेज ही पढ़ता है वो, ठीक। देन बात करते हैं ब्लॉगर्स की, और मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि कैसे एग्जाम में कॉपी लिखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चैनल पे भी है, तो आप लोग देख सकते हो उसको, ठीक है। जो ब्लॉगर है बेसिकली ये भी एक फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिसका मालिक गूगल है, ठीक है, इसका मालिक गूगल है। ये blogger.com आप लोग सुने होंगे, ठीक है। और बेसिकली ये बहुत सिंपल है, जो भी लोग नए नए स्टार्ट करते हैं अपना कैरियर ब्लॉगिंग वगैरह में, तो वो लोग वर्डप्रेस पे नहीं जाके सबसे पहले इस पे जाते हैं। और इस पे क्या होता है कि जो गूगल के कुछ सर्विसेज होते हैं, जैसे एडसेंस होता है और एनालिटिक्स वगैरह जो होती है काफ़ी इस पर अच्छी मिलती है, और जो वेबसाइट की रैंकिंग होती है ज़्यादा गूगल पे होती है, क्योंकि भाई गूगल का प्रोडक्ट है तो गूगल सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देगा, ब्लॉगर अपने प्लेटफॉर्म को ही देगा, क्यों वर्डप्रेस को देगा। तो ज़्यादातर लोग इस पे जाते हैं। लेकिन यार आज के टाइम पे ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। पहले के टाइम पे लोग ब्लॉगिंग करते थे, बहुत जल्दी फेमस हो जाते थे, पैसा भी कमाते थे, लेकिन आज कंपटीशन बहुत हो गया है। मीडियम का भी नाम आप लोग सुने होंगे। तो मीडियम जो एक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, बेसिकली ये फोकस क्या करता है, क्वालिटी कंटेंट, बहुत अच्छे कंटेंट पे फोकस करता है, और स्टोरी टेलिंग पे लिख देता हूँ मैं, क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करता है और स्टोरी टेलिंग पे फोकस करता है। मीडियम जो होता है, यहाँ पे लोग जाते हैं, जो भी उनका कॉन्सेप्ट होता है बहुत प्रिसाइज वे में, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे लोग अपने लिखते हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, स्टोरीज वगैरह लिखते हैं मीडियम पे। आप लोग गूगल पे बहुत बार सर्च करते होंगे किसी चीज़ के बारे में, इंटरव्यू से रिलेटेड एक्सपीरियंस के बारे में, तो मीडियम पे पोस्ट मिल जाते होंगे, तो आप भी वहाँ पे लिख सकते हो। विक्स आता है, ठीक है, विक्स भी एक वेबसाइट बिल्डर है, ठीक है, जिसकी मदद से हम प्रोफेशनल वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से ही बना सकते हैं बहुत आसानी से, और बहुत सारी SEO टूल्स वगैरह भी इसमें मिलते हैं, और जिसकी मदद से आप ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो। घोस्ट भी एक मॉडर्न ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बेसिकली ये भी आपका SEO वगैरह फीचर्स बहुत अच्छे प्रोवाइड करता है, और इसमें भी आपको कोडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आसानी से ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो वेबसाइट बना के। टम्बलर एक है, और ये भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, जहाँ पे यूजर्स अपने मल्टीमीडिया कंटेंट जो होते हैं, जैसे टेक्स्ट, फोटोज़, वीडियो, जिप्स के फॉर्म में आप लोग यहाँ पे भी शेयर कर सकते हो। एक स्क्वायर स्पेस होता है, ये भी एक वेबसाइट बिल्डर है, जिसकी मदद से आप लोग बहुत सारे कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स एंड फीचरिंग वेबसाइट्स वगैरह आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ब्लॉग के प्लेटफॉर्म्स हैं। देन अब बात करते हैं स्टेप्स टू क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट। एक ब्लॉग पोस्ट कैसे बनाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट, जितना मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल देता हूँ कि स्टेप्स कभी कभी पूछ लेता है कि
पोस्ट बनाने के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आपका आता है टॉपिक सिलेक्शन। देखो टॉपिक्स हेडिंग अगर 6-7 होती है तो उसका बेस्ट तरीका याद करने का होता है कि सारे वर्ड का पहला पहला लेटर याद कर लेना। जैसे टॉपिक सिलेक्शन का टी, रिसर्च का आर, इंट्रोडक्शन का आई, और इनको असेंबल करके इधर उधर करके एक इजी वर्ड बनाना जो आपको याद हो सके, ठीक है, दिमाग में। देन उसके बाद एक एक लेटर लेके हेडिंग को याद किया जाता है, ठीक। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। नहीं तो हेडिंग नहीं याद होते यार, कितना हेडिंग याद करके जाओगे, कैसे याद कर पाओगे, नहीं। तो ऐसे ट्रिक्स होते हैं, कुछ याद करते हैं उससे। तो सबसे पहले क्या होता है एक ब्लॉग बनाने के लिए, तो हम सबसे पहले टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं। तो टॉपिक सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आप लोग अगर फिटनेस से रिलेटेड अगर कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप लोग कुछ एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है, टॉपिक सेट करोगे कि क्या लाइफ स्टाइल में, या फिर लाइफ स्टाइल में तो है ना कपड़े वगैरह का डालोगे। और वैसे अगर आप लोग फिटनेस में अगर देखते हो सबसे पहले एक्सरसाइज टॉपिक दोगे, टॉपिक सेट करोगे और उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन आप बताओगे एक्सरसाइज में कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग टॉपिक चूज करोगे और वो टॉपिक आपके नीच से मैच करना चाहिए, ठीक है। जो भी नीच आपकी वेबसाइट अगर फिटनेस से रिलेटेड है तो उससे मैच करना चाहिए। फिटनेस है तो आप लोग पॉलिटिक्स में ना पहुंच जाना, ठीक है। वो चीज़ें हो आपकी टारगेट जो ऑडियंस है जो पढ़ती है उसकी नीड को वो फुलफिल भी करे, ठीक है। और टॉपिक जो है वो मतलब अच्छा हो, ठीक। ये सारी चीज़ें होती है। रिसर्च टॉपिक तो सेलेक्ट कर लिया कि मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड डालूंगा। अब रिसर्च में क्या आता है कि आपने टॉपिक लेकर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आप लोग गैदर करोगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप खुद जाओगे, लोगों का देखोगे कि ये बंदा कैसे डाला है, स्टैटिस्टिक्स के देखोगे, ठीक है। ये सारे इंसाइट्स को देखने के बाद आप लोग क्या करोगे, रिसर्च करोगे कि हाँ मुझे ऐसे डालना चाहिए, ठीक। देन उसके बाद आप स्टार्ट काम करोगे। देन बात क्या आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, अब हम लोग यहाँ पे अपने ब्लॉग पोस्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक। और स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसी लाइन्स ऐड करते हैं ब्लॉगिंग के, जब ब्लॉग लिखते हैं ना तो स्टार्ट जब करते थे वही AKTU के एग्जाम वाला हाल है कि स्टार्टिंग के 3-4 पेज अच्छे लिखो ताकि आपका टीचर इंप्रेस हो जाए, नंबर दे दे। और ब्लॉगिंग में भी यही होता है कि स्टार्टिंग के जो कुछ लाइन्स होती है अगर अच्छे लिखोगे तो आपका जो रीडर है वो इम्प्रेस हो जाएगा और उस पर बना रहेगा, आपके ब्लॉग्स को पढ़ेगा, ठीक। यही होता है इंट्रोडक्शन में कि हमें अच्छे तरीके से कवर लेटर मतलब कवर पोस्ट की जो कवर पार्ट होता है वो से अच्छे से लिखना चाहिए ताकि रीडर का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करे, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ ना यूज करना चाहिए कि जिससे रीडर को पहले ही लग जाए करे नहीं यार ये तो बेकार है, ठीक। बॉडी पैराग्राफ में क्या आता है, इसमें हम लोग अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ की टेक्निक्स को यूज करके पॉइंट बाय पॉइंट अपने सारे चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि टॉपिक होता है, अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे टाइटल मतलब हेडिंग दिया, अब हेडिंग के नीचे ऐसे यहाँ से ना लिख देना, हम थोड़ा नीचे जगह इस पर छोड़ के मतलब यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं और फिर यहाँ से ना लिख के यहाँ से हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो यानी ये सारी चीज़ें बुलेट्स पॉइंट्स वगैरह इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। देन उसके बाद करते हैं सपोर्टिंग एविडेंस। आप कोई चीज़ लिख रहे हो, ठीक है, कोई भी पोस्ट लिख रहे हो तो आपको क्लेम करना है, वहाँ पे दिखाना है प्रूफ। आप ध्रुव राठी की वीडियो देखते होगे तो ध्रुव राठी की वीडियो में क्या होता है वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स का क्लिप लेता है और लोगों को दिखाता है। इससे क्या होता है अगर वो सारी बातें बोलता है ना तो कोई यकीन नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है क्लिप्स लेता है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, BBC न्यूज़, मतलब बड़े बड़े जो भी पेपर्स हैं उनका एग्जाम्पल लेता है और उसके क्लिप्स को दिखाता है हाईलाइट करके, तो लोग यकीन करते हैं और उसके वीडियो को देखते हैं, ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो वही होता है कि जब आप भी ब्लॉग लिखो तो आप प्रूफ दिखाने की कोशिश करो, कुछ केस स्टडीज हो, कुछ रिसर्च जहाँ पे आप किए उसकी फाइंड किए हो कि ये दिखाना चाहिए, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करे, वो चीज़ आपको वहाँ दिखाना चाहिए। देन आता है कॉल टू एक्शन, CTA। कॉल टू एक्शन में क्या होता है कि आपने सारा ब्लॉग लिखते गए, फिर लास्ट में जब आते हो पोस्ट के लास्ट में तो वहाँ पे आपको CTA का ध्यान देना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आपके रीडर्स होंगे उनकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। और जैसे क्या होता है कि इसमें रीडर्स को इनवाइट करना होता है कि भाई कमेंट लीव अ कमेंट, एक कमेंट दे दो, ठीक है, इस पोस्ट पे, ठीक। आप इसको सब्सक्राइब कर लो मेरे न्यूज़लेटर को, सोशल मीडिया पे आप इसको शेयर कर दो, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपकी CTA के अंतर्गत आती हैं। फॉर्मेटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, फॉर्मेटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत क्या आता है कि अपने हम ब्लॉग पोस्ट को, ठीक है, फॉर्मेट करते हैं ताकि रीडेबिलिटी इंक्रीज हो। वही बताया कि हेडिंग फिर सब हेडिंग जो होता है थोड़ा स्पेस डाल के लिखो, ये सारी चीज़ें डाल के आपको सब हेडिंग, बुलेट्स, पॉइंट्स, इमेज, ये सारी चीज़ें डाल के आपको ऑप्टिमाइज करना, फॉर्मेट करना होता है और अपने कंटेंट को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज भी करना होता है। ऐसे ऐसे कीवर्ड यूज करने होते हैं, कुछ मेटा टेक्स्ट, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ों को यूज करना होता है जिससे आप उस ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका वो पोस्ट पहुंच सके। ठीक, देन बात करते हैं लास्ट में पब्लिश एंड प्रमोट। अब भाई आपने लिख दिया, अब सिंपल सा एक बटन होता है पब्लिश का, वहाँ पे क्लिक करो और देखो पब्लिश करने से पहले हम सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह एक बार चेक कर लेने चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। और अगर आप चाहते हो ईमेल्स के तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रमोट करना, तो आप लोग अपने जो भी कस्टमर टारगेटेड है वहाँ पे आप लोग प्रमोट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देन अब हम बात करते हैं हाउ टू इंक्लूड हेडलाइन, लिंक एक्सेट्रा इन ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि बोल देता है कि हेडिंग कैसे इंक्लूड करते हैं, लिंक कैसे डालते हैं ब्लॉग पोस्ट में। चलो इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखते हैं हेडलाइंस एंड सब हेडिंग्स के बारे में कैसे करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यूज अ क्लियर एंड अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन फॉर योर ब्लॉग पोस्ट। अब देखो हेडलाइन एंड सब हेडिंग, अब देखो थंबनेल लोग यूट्यूब पे कौन सा लगाते हैं कि भाई आज ये हो गया, आज वहाँ मार हो गई। ठीक है, तो यानी कि अटेंशन ग्रैबिंग होता है, हम थंबनेल देख के ही क्लिक करते हैं वीडियो पे। तो वैसे ही आपको एक हेडलाइन जो होती है और सब हेडिंग जो होती है आपको बहुत ही अटेंशन ग्रैबिंग लगाना है। ठीक है, इट शुड एक्यूरेटली कन्वे द मेन आइडिया और बेनिफिट्स ऑफ द पोस्ट, जो कि आपका पोस्ट के बारे में बताना चाहिए। जैसे कि आप लोग मेरा ही थंबनेल देखे होगे तो आपको पता होगा DSMM यूनिट 2 का AKTU का, आपको क्लियर दिखा ना कि इस थंबनेल से लग रहा है कि हाँ इस चीज़ के बारे में ये वीडियो। तो ऐसे ही आपको ब्लॉग में भी डालना है। ठीक, सेकंड पॉइंट देखो, ब्रेक डाउन योर कंटेंट इनटू सेक्शंस एंड यूज सब हेडिंग्स टू इंट्रोड्यूस ईच सेक्शन। सब हेडिंग्स मेक इट इजियर फॉर रीडर टू स्कैन द पोस्ट एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन दे आर लुकिंग फॉर। अब देखो, अब जैसे कि मैंने देखो इस चीज़ को लिखा है, अगर मैं सारी चीज़ों को इसको बुलेट में नहीं मतलब बोल्ड नहीं करता और इसको मैं बुलेट्स में नहीं लिखता सब हेडिंग में करके, तो आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसे सेम लाइन में ऐसे लिख दिया रहता, ऐसे 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 लिख देता तो नहीं अच्छा लगता ना। मैंने इसे यहाँ पे लिखा, फिर इसके नीचे यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट करके लिखा, तो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, अच्छे से पढ़ पा रहे हो, है ना। तो ऐसे ही आपको भी ब्लॉग पोस्ट वगैरह में ब्रेक कर करके लिखना है। और नीचे देखो मैंने एक स्पेस दिया है, अगर स्पेस नहीं देता यहीं शुरू कर देता तो कैसा लगता है, नहीं अच्छा लगता। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, लिंक्स देखो, लिंक्स क्या करते हैं, incorporate relevant links within your blog post to provide additional information, support your statement और direct readers to related content। क्या होता है कि अब किसी चीज़ के बारे में आपने लिखा पोस्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, तो एक्सरसाइज से रिलेटेड लिखते लिखते गए और वहाँ पे कोई एक चीज़ आया कि आपको आपने कहीं एक पोस्ट और लिखा है जिसमें आपने कुछ पोजीशंस बताए हैं और भी एक्सरसाइज करने के, जो कि इसमें मेंशन नहीं। तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि फॉर मोर एक्सरसाइज पोजीशन यू कैन क्लिक दिस लिंक, और वहाँ पे आप लोग लिंक को ऐड कर सकते हो। ठीक, यूज एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट यूज करना चाहिए, ऐसे ए में करते हैं, ऐसे एंकर टेक्स्ट यूज करना चाहिए। द क्लिकेबल टेक्स्ट ऑफ द लिंक, एंकर टेक्स्ट में क्या होता है कि जब हम उस पर माउस होवर करते हैं तो क्लिक कर सकते हैं उस पर। ठीक है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड कंसाइज। अवॉइड यूजिंग जेनेरिक phrases like click here and instead use specific keyword related to the linked content। यानी कि हमें क्लिक हियर नहीं लगाना चाहिए, आप वहाँ पे लगा सकते हो कि मोर एक्सरसाइज पोजीशन। ठीक है, आप ऐसे, और उस पर आप एंकर टैग में मोर एक्सरसाइज पोजीशन लिख सकते हो और एक लिंक लगा सकते हो, और उसके बाद जैसे ही क्लिक करेगा आपका वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे कोड की ज़रूरत नहीं है कि मैं HTML कोड आपको दिखाऊं, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसलिए मैंने नहीं दिया। और अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए, लाइक इंटरव्यू से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ कंटेंट, HTML, CSS, SQL और .NET, इन सारी चीज़ों पे मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, जावा। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है मेरी बातों को समझना, मेरे तरीके को, पढ़ाए गए तरीके को, तो कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए। थर्ड पॉइंट पे क्या है, इंश्योर दैट योर लिंक्स ओपन इन अ न्यू टैब। ध्यान देना,
कि जब हम उस लिंक को क्लिक करें तो वो न्यू टैब में ओपन हो। ऐसा ना हो कि जिस टैब में आप लोग पढ़ रहे हो उसी टैब में ओपन, नहीं, दूसरे टैब में ओपन हो या फिर दूसरा विंडो में हो, ठीक है। और इससे क्या होता है, सो दैट रीडर डोंट नेविगेट अवे फ्रॉम योर ब्लॉग पोस्ट। अब फिर क्या होता है कि अगर वो सेम पेज पे ओपन रिफ्रेश होके लोड होके खुल जाता है तो वो आपके पोस्ट से दूसरी जगह चला जाता है, फिर बहुत कम चांस होते हैं आने का। जब दूसरा टैब ओपन होता है तो फिर आपको बैक आता है आपके टैब पर, ठीक है, पढ़ने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, लिंक जब भी डालना तो आपके दूसरे टैब में ओपन होनी चाहिए। देन इमेजेस, फर्स्ट पॉइंट देखो, इंक्लूड विजुअली अपीलिंग एंड रिलेवेंट इमेजेस इन योर ब्लॉग पोस्ट। हमें क्या होता है कि मैं समझा देता हूँ, बाकी तो थ्योरी लिखी है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इमेज में आपको इमेज यूज करना चाहिए उस अपने ब्लॉग पोस्ट से अकॉर्डिंग, जो उससे मैच करे। क्या होता है कि जब इमेजेस वगैरह यूज करते हैं उस ब्लॉग से रिलेटेड तो लोग बहुत इंगेज होते हैं आपके ब्लॉग पोस्ट को, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इमेजेस वगैरह भी यूज करना चाहिए, ठीक। और आपको बहुत हाई फाइल साइज़ की इमेज भी नहीं यूज करना चाहिए, छोटे साइज़ का यूज करना चाहिए, ताकि जल्दी से उस ब्लॉग पोस्ट में आपका जो भी इमेज हो ना वो जल्दी से लोड हो जाए, ठीक है। और यूज डिस्क्रिप्टिव अल्ट टैग्स फॉर इमेज टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव टैग दैट डिस्क्राइब द इमेज फॉर एक्सेसिबल पर्पज ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो एसईओ में आपका यूज करती है, जो अल्ट टैग के अंदर जो भी लिखते हैं, ठीक है। अगर आप HTML पढ़े होंगे, जो वेब डेवलपमेंट आप में से कर रहे होंगे उनको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। कंटेंट प्लानिंग, बिफोर राइटिंग योर ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, हमें ब्रेनस्टॉर्म सेशन, एक तरह का सेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है। और जो भी लोग UI UX के बारे में पढ़ते होंगे आप में से, तो वो लोग ब्रेनस्टॉर्म के बारे में जानते होंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, कुछ लोग होते हैं जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। देन उसके बाद वो डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, ठीक। तो हम लोग ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, आउटलाइन द मेन पॉइंट्स एंड सब टॉपिक्स यू वांट टू कवर, ठीक है। प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। देन उसके बाद कंसीडर द पर्पज ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका पर्पज क्या है, इस ब्लॉग पोस्ट का मैसेज क्या देना चाहते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ इन अ लॉजिकल फ्लो, ऐसा ना फर्जी किसी ऐसे तरीके से लिख दो, नहीं, लॉजिकल वे से प्रूफ देते हुए, ठीक है। आपके जो भी चीज़ें लिख रहे हो वो अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो। तो यानी ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग अच्छे से करना है, ठीक। इसके बारे में आएगा तो आप लोग ऐसे लिख देना। देन इसके बाद आता है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। कंटेंट राइटिंग में क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट विथ अ कंपेलिंग इंट्रोडक्शन दैट ग्रैब द रीडर अटेंशन। सबसे पहले स्टार्टिंग कुछ लाइंस लिखते हैं, जैसे KTU एग्जाम में लिखते हैं कि वहाँ पे सबसे पहले उनका अटेंशन ग्रैब करें, ठीक है। और देन सेकेंड पॉइंट पे देखो, अभी हमने पीछे क्या देखा, ये देखो कंटेंट प्लानिंग बहुत अच्छे से करना, ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। फिर कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करना। सेकेंड पे देखो, राइट इन अ कन्वर्सेशनल टोन दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा भी ना हो कि आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो और इंग्लिश दो टाइप की होती है, ध्यान देना। कुछ लोग एटीट्यूड दिखाने के लिए हार्ड वर्ड यूज करके इंग्लिश बोलते हैं और कुछ लोग सिंपल इंग्लिश बोलते हैं जो किसी को भी समझ आ जाती है। और इंग्लिश बोलने का ही मतलब यही होता है, लैंग्वेज का ही मतलब यही होता है कि वट एवर एनी लैंग्वेज, हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बस लैंग्वेज का मतलब इतना होता है कि सामने वाले को हम अपनी फीलिंग समझा पाएँ, अपनी बातों को समझा पाएँ। ये नहीं होता है कि हम अच्छी फेक इंग्लिश फेक कर, मतलब हार्ड वर्ड यूज कर करके सामने वाले को दिखाएं कि भाई मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती है। नहीं, ये सब फालतूगिरी है, ठीक है। तो आप भी जब भी ब्लॉग पोस्ट लिखना तो ईजी लैंग्वेज यूज करना, ठीक है। और देन थर्ड पॉइंट पे क्या होता है, कीप योर पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस कंसाइज एंड फोकस। जो भी पैराग्राफ हो ऐसा ना हो बहुत सारी लाइंस डाल देना, ठीक है, बल्कि मतलब कंसाइज होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन उसमें होना चाहिए। बोल्ड कर सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगे, बुलेट्स पॉइंट्स में डाल सकते हो, लिस्ट्स बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो। इसके बाद देखो, ब्रेकअप द टेक्स्ट विथ सब हेडिंग्स टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। जैसे मैंने ब्रेक कर दिया है, इस पोस्ट को मैंने लिखा है, तो इस तरीके से आप भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। इनकॉर्पोरेट स्टोरी टेलिंग, एग्जाम्पल ले सकते हो, स्टोरी टेलिंग का एग्जाम्पल ले सकते हो और आप चीज़ों को समझा सकते हो और लोग जल्दी से रिलेट करते हैं इससे। देन लास्ट देखो, कंक्लूड योर ब्लॉग पोस्ट बाय समराइजिंग। वीडियो के लास्ट में हमें क्या करना चाहिए कि उनको बताना चाहिए
कि हमने क्या क्या इस पूरे ब्लॉग पोस्ट में सीखा। द मेन पॉइंट आपने लिखा ब्लॉग पोस्ट मान लो 50 लाइन में, तो लास्ट में जाके 4-5 लाइन में आपको समरी दे देना चाहिए। देखो कॉल टू एक्शन, ठीक है, जैसे कि एक बारे में हम लोगों ने सीखा, कॉल टू एक्शन दे देना चाहिए कि आप कमेंट भी दे दो यार, पोस्ट को शेयर कर दो भाई, और इस चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मज़े लेकर पढ़ो यार, ऐसा ना सोचो कि यार बहुत बोर, नहीं, हम लोग बोर हुए कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मज़े लेके पढ़ो और सीखो भी। ऐसा ना हो कि एक एग्ज़ाम में आप लिख के चले आए बस ख़त्म कहानी, ऐसा नहीं। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप चीज़ों को सीखते चलो जो कि आगे हमेशा आपको काम आए। जितनी भी मैं चीज़ें आपको बहुत क्लियर तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिए, समझिए। एग्ज़ाम तो आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और आपको नॉलेज भी रहेगी हमेशा के लिए, आप किसी से बात भी कर पाओगे। इन फ्यूचर हो सकता है आप कोई वेबसाइट बनाओ तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, ठीक है। देखो हो सकता है आप कोई वेबसाइट बनाओ और आपकी वेबसाइट चल जाए और बहुत ज़्यादा चल जाए। देखो कोडर बहुत होते हैं, कोडिंग आती है, किसी को कोडिंग आती है, किसी की कोडिंग बहुत फास्ट है, डेवलपमेंट बहुत तगड़ी है, लेकिन उसका बिजनेस माइंडसेट नहीं है। चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट कैसे करना है नहीं पता है उसे, ठीक है। मतलब उसको आपने टास्क दिया कि भाई इस चीज़ की कोड करके दे दो, वो कोड करके दे देगा, लेकिन अगर उसको एक वेबसाइट बनाना हो, चीज़ों को मैनेज करना हो, लोगों की साइकोलॉजी समझनी हो, ऑडियंस समझना हो, तो वो नहीं समझ पाता है। हो सकता है वो आपके अंदर हो, आप भले कोडिंग में ना अच्छे हो, लेकिन आपको चीज़ों को प्रॉब्लम पता होना चाहिए। प्रॉब्लम पता हो आपको, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका जानते हो, पैसे देकर किसी से इम्प्लीमेंट करवा लोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सक्सेस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हो तो कोडिंग आनी चाहिए। हाँ, जॉब के लिए कोडिंग आना चाहिए, लेकिन क्या पता आपके दिमाग में कोई आइडिया हो और उस आइडिया पे काम करो और आपको आइडिया चल जाए, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फेसबुक फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो फेसबुक फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी में देखो, इन सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी टू हेल्प बिजनेसेस प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, इंगेज विद देयर ऑडियंस एंड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। तो फेसबुक जो क्या होता है, ये बहुत फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी देता है और बहुत सारे टूल्स वगैरह देता है जिसकी मदद से हम अपने ऑडियंस से इंगेज कर सकते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। तो फेसबुक जो मेटा हो चुका है, जिसका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, अरे यार अब तो टाइम पे फेसबुक लोग बहुत यूज कर रहे हैं ना। कमेंट करके बताना कि कौन लोग फेसबुक से इंस्टाग्राम पे स्विच कर गए हैं। मतलब है अकाउंट फेसबुक पे लेकिन फेसबुक यूज़ नहीं करते, और अरे बात कर रहे हैं लोग फेसबुक इंस्टाग्राम। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, मेरे से भी आप लोग कनेक्ट हो जाओ और कनेक्ट रहना, ठीक है। तो जुड़े रहेंगे हम लोग, एक दूसरे के बारे में जानते रहेंगे, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक करना, मेरे से भी कनेक्ट होना भाई, ठीक है। चलो ये कुछ की फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ हैं जो नीचे मैंने लिख रखे हैं। पहले पॉइंट देखो फेसबुक पेजेस का है, ठीक है, ये हमें फीचर्स देता है। उसे बिजनेस मैनेजर का है, इसके पास एड्स मैनेजर का है, ऑडियंस इनसाइट्स, जहाँ मैंने पीछे देखो सारी चीज़ें बात की है ना। एड मैनेजर से क्या, ऐड चीज़ें, ऐड की जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें आप लोग मैनेज वगैरह कर सकते हो। ऑडियंस इनसाइट्स से क्या होता है ये बता दिया। ऑडियंस इनसाइट्स में क्या होता है कि ऑडियंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कि कौन सा देखा, कितने लोग इनके, मतलब जितने भी डेटा होता है सारी चीज़ में दिखता है आपका। कस्टम ऑडियंस का होता है, लुक अलाइक ऑडियंसेस होता है, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आप लोग बहुत बना के अपना प्रमोट कर सकते हो। जैसे कि आपका कोई कंपनी है उससे रिलेटेड आप ग्रुप बना सकते हो, इसमें लोग रहेंगे, ठीक है। मैसेंजर को यूज कर सकते हो, इवेंट्स वगैरह बहुत सारे होते हैं वहाँ पे यूज कर सकते हो। इनसाइट्स एनालिटिक्स टूल्स वगैरह देता है जिसको आप फेसबुक को यूज करके, इसके फीचर्स एंड फंक्शनलिटी को यूज करके आप लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह कर सकते हो। तो हम बात करते हैं कैंपेन स्ट्रक्चर ऑन फेसबुक, तो इसके बारे में चलो समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो कैंपेन स्ट्रक्चर ऑन फेसबुक होता है वो क्या होता है, पहले पॉइंट पे देखो, स्ट्रक्चरिंग अ कैंपेन ऑन फेसबुक इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग योर एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स इनटू डिफरेंट लेवल्स ईच विथ इट्स ऑन पर्पस एंड सेटिंग। अब जो हम लोग कैंपेन चलाते हैं, कैंपेन जो होता है, जो मार्केटिंग करते हैं ना, जैसे कि मान लो हम लोग कैंपेन चला रहे हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, ठीक है। तो जो चीज़ पोस्टर वगैरह जो होता है ना, जो हम लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, वही कैंपेन एक तरह का होता है, ठीक है। तो उस कैंपेन को स्ट्रक्चर करने का तरीका क्या होता है, बेसिकली 3 लेवल्स इसमें होते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 लेवल्स हैं। पहला कैंपेन लेवल है, एड सेट लेवल है और एड लेवल है। तो एक एक करके चलो पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम कैंपेन लेवल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो कैंपेन लेवल होता है ये हाईएस्ट लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। फेसबुक एडवर्टाइजिंग की हायरार्की में जो कैंपेन लेवल होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाईएस्ट लेवल होता है,
ठीक है, हाईएस्ट लेवल होता है, ठीक है। और जो ये कैंपेन लेवल होता है ना, इसमें आप लोग क्या करते हो कि एडवर्टाइजिंग की जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ों को आप लोग इसमें डिफाइन करते हो। और कैंपेन लेवल के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, अपने कैंपेन का बजट सेट कर सकते हो, शेड्यूल सेट कर सकते हो इस लेवल पे, ठीक है, कैंपेन लेवल पे। देन इसके बाद जो सेकंड आपका आता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस कैंपेन के अंदर आपके पास एक या एक से ज़्यादा ऐड के सेट्स होते हैं। सेट होता है ना कि टीचर बोलता है कि मुझे 2-3 सेट कपड़े दिखाओ, सॉरी आप कपड़े खरीदने जाते हो तो वहाँ पे बोलते हो कि मुझे एक कपड़ा दिखाता, बोलते हैं एक सेट और दिखाओ यार, फिर बोलते हैं एक सेट और, 2-3 सेट वो दिखाता है। ऐसे जो ऐड सेट लेवल होता है, इसमें एक से ज़्यादा आपके ऐड के सेट होते हैं, ठीक है। और इस लेवल पर आप क्या करते हो कि अपने टारगेट, अब जो भी क्राइटेरिया है उसको, टारगेट को आप लोग डिफाइन करते हो, बजट जो भी एलोकेट करते हो, वो शेड्यूलिंग वगैरह देखी जाती है, बीडिंग स्ट्रेटेजी वगैरह देखी जाती है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें देखी जाती है, ठीक है। और इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, बजट एंड शेड्यूल को मतलब सेट कर सकते हो ईच ऐड को, ठीक है। ईच ऐड सेट में आप बजट एंड शेड्यूल को इस पे सेव कर सकते हो, ठीक है, डिफाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है, सेट कर सकते हो। उसके बाद ऐड लेवल, लास्ट वाला जो होता है ऐड लेवल पे क्या होता है कि इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, विद इन एक, मतलब जो भी प्रत्येक ऐड सेट होता है ना, ऐड सेट होता है, उसमें आप लोग एक से ज़्यादा ऐड बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि एक सेट हो गया, एक सेट के अंदर उसमें ज़्यादा भी ऐड बना सकते हो, ठीक है। इस लेवल हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट को क्रिएट करते हैं, जैसे कि उसमें इमेज लगाना, वीडियोस लगाना, टेक्स्ट लगाना, हेडलाइंस वगैरह होता है, कॉल टू एक्शन बटन जो होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, ठीक है, इसके अंतर्गत डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग मल्टीपल वेरिएशन के एड्स वगैरह बना सकते हो, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको इसमें की जाती है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तरीके से इन तीनों को समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कैंपेन में क्या हो रहा होता है, कैंपेन में आप क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, ठीक है, कन्वर्जन्स, ठीक। अब बजट आपका जो होता है $500 पर वीक आपको खर्चा करना है, ठीक है, ये करते हो। और शेड्यूल जो है आपको कंटिन्यूस उसको पोस्ट करनी है, ये आपका कैंपेन बन के रेडी हो गया, ठीक। अब ऐड सेट 1, ऐसे बहुत सारे सेट बना सकते हो, सेट 1, 2, 3, 4 ऐसे सेट बना सकते हो। तो सेट 1 में हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, टारगेटिंग अपना डिफाइन करेंगे कि किसको, आदमी को दिखाना, औरत को दिखाना, एज कितना होगा, 25 से 40, हमने इंटरेस्ट जो उनका है फिटनेस का है, ठीक है, ये चीज़ इसमें डिफाइन कर ली है। प्लेसमेंट्स में क्या होता है कि फेसबुक फीड में हम लोग इसको प्लेस करेंगे। बजट क्या होता है कि हम लोग $300 पर वीक खर्च करेंगे इस सेट पर, ठीक है। और शेड्यूल है, इसमें भी कंटिन्यूअस ही करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, वेबसाइट कन्वर्जन्स होगा, ठीक। और इसके बाद जो होता है ऐड सेट 1 के अंदर आप लोग, अरे यार देखो, एक सेट होता है इंटरेस्ट एंड फिटनेस कैटेगरी के अंदर आप लोग पहला ऐड चलाओगे जिसमें कि आपका क्रिएटिव इमेज और टेक्स्ट होगा। फिर उसी के अंदर एक ऐड और चला सकते हो जिसमें वीडियो एंड टेक्स्ट होगा, ठीक है। ये आपका पहला बन के तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, ऐड सेट 2, एक दूसरा ऐड सेट 2 कर सकते हो। और उसके अंतर्गत आप लोग क्या कर सकते हो, अभी तो $300 पर वीक खत्म लग रहा है ना, यहाँ पर अभी आपका $200 और बचा है आपका। तो $200 में आपको एक सेट और बना सकते हो, ऐड सेट 2 बना सकते हो, मैं आज लिख देता हूं, ऐड सेट 2 बना सकते हो। और इसके अंदर क्या कर सकते हो, आपका जो टारगेटिंग होगा उसमें आप लोग आदमी को टारगेट करोगे जिसकी उम्र 30 से 50 साल होगी, और उसका जो इंटरेस्ट होगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, ठीक है, इससे रिलेटेड होगा। और इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे फेसबुक फीड पे डाल रहे थे, अब यहाँ पे आप इंस्टाग्राम फीड पे डाल सकते हो, ठीक है, दूसरे सेट में, ठीक है। और बजट जो आपका होगा 500 में $300 तो खत्म कर लिए, $200 का आपका बजट हो जाएगा। कंटिन्यूअस शेड्यूल रहेगा, ऑप्टिमाइजेशन में भी आपका सेम रहेगा। ऐड 1 इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, एक कैरोसेल ऐड होता है, स्पेलिंग ले देता हूं मैं, कैरोसेल SEL, कैरोसेल ऐड होता है, ठीक है। ये ऐड 1 में हो जाएगा। ऐड 2 में आपका हो जाएगा सिंगल इमेज ऐड, आप कर सकते हो सिंगल इमेज ऐड, ठीक है। आपने 2 ऐड बना लिया। ऐसे ही डिफरेंट सेट बनाते हैं। एक कैंपेन होता है, सेट आप मल्टीपल बना सकते हो, और उस सेट के अंदर आप डिफरेंट ऐड भी बना सकते हो, एक से ज्यादा ऐड भी बना सकते हो। आई होप की चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेप यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक। कुछ स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट करते हैं।
तो सबसे पहले क्या होता है, डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। कभी भी आप जाते हो कहीं भी एडवर्टीजमेंट करने, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। जैसे ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आप क्या करना चाहते हो, ब्रांड की अवेयरनेस करना चाहते हो, अपने लोगों को वो चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो, ठीक है, कि आप लोग रीच बढ़ाना चाहते हो, जो भी आपके वेबसाइट है उन सारी चीज़ों का रीच बढ़ाना चाहते हो, ट्रैफिक लाना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, लीड जनरेट करना चाहते हो। ध्यान से मेरी बात आप सुनते रहना, ठीक है। ये अपना ऑब्जेक्टिव आप लोग सबसे पहले क्लियर कर लोगे, ठीक है। मैं लिख भी दिया करूँ क्या, मैं एक एक वर्ड लिख दे रहा हूँ जिसकी मदद से आपको आसानी समझ में आ गया। सबसे पहले तो ब्रांड अवेयरनेस, BA, ब्रांड अवेयरनेस तो नहीं करना चाहते हो। दूसरा, ट्रैफिक तो जनरेट नहीं करना चाहते हो। इंगेजमेंट तो नहीं आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लीड जनरेशन, LG लिख देता हूँ, लीड जनरेशन तो नहीं है, ठीक है। ये अपना पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आप लोग डिफाइन करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। अपनी टारगेट ऑडियंस को फिर आपको समझना होता है। कैसे अपनी टारगेट ऑडियंस को समझोगे, डेमोग्राफिक की मदद से। डेमोग्राफिक में जो आपका आता है, क्या आता है, एज आता है, किस एज को दिखाना चाहते हो, आपका जेंडर कौन सा होगा, ठीक है, जेंडर किस लोकेशन पे आप लोग दिखाना चाहते हो। अब आप साउथ के साइड में, अब मान के चलो आप लोग तेलंगाना में अगर आप ऐड हिंदी में चलाते हो तो क्या फायदा है, नहीं समझ में आएगा लोगों को, है ना। अगर आप वही ऐड दिल्ली में हिंदी में चलाओगे तो काम आएगा, ठीक है, लोग समझेंगे तो आपका फायदा भी होगा। इसलिए लोकेशन भी ध्यान देना होता है, जेंडर भी ध्यान देना होता है और एज भी देखना होता है, ठीक है। बच्चों के कपड़े आप 20-25 साल को नहीं बेच सकते, अब 20-25 साल के कपड़े बच्चों को नहीं बेच सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, अपने ऑडियंस को समझना होता है। देन थर्ड पॉइंट पे आप देखो, क्रिएट अ फेसबुक बिजनेस पेज। आपको एक बिजनेस पेज बनाना होता है, एक डेडिकेटेड बिजनेस पेज बनाना होता है, जहां पे जो भी आपके इसेंशियल रनिंग एड्स होंगे वहां पे आप लोग चलाओगे। फोर्थ नंबर पे देखो, सेटिंग अप योर कैंपेन इन फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग एक्सेस फेसबुक एड्स, ठीक है, एक्सेस फेसबुक एड एक होता है, वहां पे क्या करते हैं, मैनेजर होता है। तो इसके लिए आप business.facebook.com पर जाओगे तो वहां पे आप एड्स मैनेजर वगैरह को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत आप लोग क्या करते हो, चूज योर कैंपेन एड, ठीक है, अपने कैंपेन चूज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव, कैंपेन ऑब्जेक्टिव को भी चूज करना होता है, ठीक है, जो आपकी मार्केटिंग गोल से मैच करता है। और यहाँ पर आपका होता है नेम योर कैंपेन एंड सेट बजट। अपने कैंपेन को एक नाम देना होता है और उसका बजट भी सेट करना होता है। मैं लिख देता हूँ, नेम योर कैंपेन एंड सेट बजट, ठीक है। तो ये चीज इसमें होती है। डिफाइनिंग योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है, आपकी टारगेट ऑडियंस को भी डिफाइन करना होता है। जैसे कि आप इसमें क्या कर सकते हो, फेसबुक के टूल्स को यूज कर सकते हो। फेसबुक में ऐसे टूल्स होते हैं जिसकी मदद से आप लोग अपने ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हो। किस बेस पे डिफाइन करोगे कि आपको किस लोकेशन पे ऐड दिखानी है, ठीक है। आपको आपकी डेमोग्राफिक जो भी वो आपकी एज, डेमोग्राफिक के अंदर क्या क्या आता है, आपका एज आता है, जेंडर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी डेमोग्राफिक के अंदर आ जाएगी। और फिर उसके अंदर उस टूल्स की मदद से आप लोग इंटरेस्ट देखोगे। इंटरेस्ट का भी ऑप्शन उसमें रहता है कि इंटरेस्ट क्या है, जो भी ऑडियंस आपकी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग उसके अंतर्गत डिफाइन करोगे, ठीक है, ऐड जब चलाने जाओगे। फिर डिजाइनिंग योर ऐड, फिर अपने ऐड को डिजाइनिंग करने का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने ऐड के फॉर्मेट को चूज करोगे, ठीक है, चूज ऐड फॉर्मेट, ठीक है, चूज ऐड फॉर्मेट करोगे, एक फॉर्मेट ऐड चूज करोगे। फिर इमेज ऐड लगाओगे, ठीक है, एक अच्छा सा इमेज, इफेक्टिव इमेज रहेगा, एक वीडियो इमेज ऐड रहेगा, ठीक है। तो फिर जाके कलेक्शन एड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, कलेक्शन एड्स होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने ऐड को डिजाइन करोगे इसके अकॉर्डिंग। फिर ऐड प्लेसमेंट का आता है। ऐड प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको डिसाइड करना है कि आप अपने ऐड को कहाँ पे शो करना चाहते हो। तो जो फेसबुक, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आप कहाँ पे दिखाना चाहते हो, फेसबुक फीड में, FF लिख देता हूँ, फेसबुक फीड में दिखाना चाहते हो कि इंस्टाग्राम फीड में दिखाना चाहते हो, ठीक है, मैसेंजर में दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे देखकर वहाँ पे ऐड प्लेस करना होता है, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, लॉन्चिंग एंड मॉनिटरिंग योर कैंपेन। लॉन्चिंग एंड मॉनिटरिंग योर कैंपेन में क्या होता है कि यहाँ पर जब अपने कैंपेन को लॉन्च कर दिया तो अब उस कैंपेन को आप मॉनिटर भी करोगे। जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, ठीक है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि कितने लोगों तक पहुंचा है, आपका रीच को देखते हैं, ठीक है, कितने लोगों ने क्लिक किया है, क्लिक्स को देखते हैं, ठीक है, इंगेजमेंट को देखते हैं,
ठीक है। और ये सारी चीज़ों को आप लोग देखते हैं और देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग और ऑप्टिमाइज उसको करते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, अपने ऑडियंस को समझेंगे, फिर फेसबुक बिजनेस पेज एक डेडिकेटेड बनाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे सेटिंग अप योर कैंपेन इन फेसबुक एड मैनेजर सेटिंग करेंगे अपने कैंपेन का फेसबुक एड मैनेजर के अंदर। फिर आपके टारगेट ऑडियंस को आप डिफाइन करोगे, फिर एड्स को डिजाइन करोगे, फिर उस एड को प्लेस करोगे कहीं पर और फिर लॉन्च कर दोगे। लॉन्च करने के बाद आप उसको मॉनिटर करोगे, यही होता है। और बाकी डिटेलिंग आप लोग लिख दीजिएगा। देन अब बात करते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन ट्विटर, ठीक है। अब चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। उसके पहले चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। भाई वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगी, बस इतना कर दो, हेल्पफुल वीडियो इतना कमेंट कर दो। सच में मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा कि वीडियो आपको पसंद आए। एक लाइक जरूर करना ताकि मुझे पता चले इतने लोगों को वीडियो पसंद आई है, ठीक। चलो अब बात करते हैं हम ट्विटर की। तो इसमें सबसे पहले आपका था डिफाइन योर पर्पज। यहाँ पर आपको अपना पर्पज डिफाइन करना होता है। तो पर्पज आपका क्या होता है, बेसिकली पीछे बात किया ना, देखो ज्यादातर सारों में सब सेम ही है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आगे लिंक्डइन जो भी है ना, सब में सेम ही है हेडिंग। बस आपको थोड़ा सा चेंज करके लिख देना है, नाम वगैरह थोड़ा इधर उधर बदल देना है, बाकी सारी हेडिंग है ये। पर्पज डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अपना पर्पज में क्या रहेगा कि आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो, मतलब ब्रांड का फैलाना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो उसके बारे में, ठीक है। या फिर आपका ऐप इंस्टॉल, यानी कि आपका कोई एप्लीकेशन है उसके बारे में आप एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हो और अपने ऐप के इंस्टॉल्स को बढ़ाना चाहते हो। ऐसे होते हैं लूडो खेलने वाला है, आप लोग देते हो ना, कपिल शर्मा प्रचार करता है, वो लूडो खेलने वाला एप्लीकेशन क्या करता है, प्रचार करता है इसीलिए ताकि लोग इंस्टॉल करें, है ना। तो वो भी एक तरह का ऐड होता है। वेबसाइट पे ट्रैफिक आप मंगाना चाहते हो, उससे रिलेटेड ऐड आपका है कि नहीं है, आप देखते हो लीड जनरेट करना चाहते हो कि नहीं। आप सबसे पहले अपना पर्पज डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड योर टारगेट मार्केट। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपना टारगेट मार्केट को डिफाइन करना है कि आप किस मार्केट पे टारगेट करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि किधर भी नहीं, सबसे पहले आपको अपना टारगेट मार्केट डिफाइन करना होगा। फिर सेटिंग अप योर ट्विटर एड्स कैंपेन, ठीक है। अपना जो भी ट्विटर एड्स कैंपेन होता है उसको सेटिंग करना होता है। अब ट्विटर आपका क्या हो गया, एक्स हो गया है ना, x.com हो गया है, जो कि जबकि एलन मस्क ने जब से ले लिया है, लेकिन फिर भी लोग ट्विटर के नाम से ही ज़्यादा लोग जानते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या, एक्सेस ट्विटर एड्स। ट्विटर एड्स को एक्सेस करने के लिए ads.twitter.com पे ये लिंक है, पहले जाते थे लोग इस पर, अभी तो चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। वहाँ पे जाकर अपना अकाउंट वगैरह आप लोग बना लोगे, ठीक। चूज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को आप लोग चूज करोगे, जो भी आपको ऊपर मेंशन है ना, जो भी आपका ब्रांड अवेयरनेस जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग चूज करोगे। फिर कैंपेन का सेटअप करोगे, ठीक है। जैसे कि कैंपेन का नाम दोगे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कैंपेन का आप लोग नाम दोगे, आपका जो भी बजट है, मैं डॉलर लिख देता हूँ, याद रहेगा, ठीक है। बजट वगैरह लिखोगे और शेड्यूलिंग में कैलेंडर बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। शेड्यूलिंग वगैरह आप लोग देखोगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर टारगेटिंग योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को टारगेट करना होता है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, मैंने पीछे बता दिया कि डेमोग्राफिक की मदद से, ठीक है, उनका इंटरेस्ट वगैरह क्या है, लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक। और जैसे कि आपका जो फॉलोअर्स हैं, अगर हो सकता है ट्विटर पर जो लोग फॉलोअर्स हैं आपके अकाउंट पर, उनके अकॉर्डिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपने टारगेट ऑडियंस को चूज करना है। डिजाइनिंग योर एडवर्टीजमेंट, वही पीछे मैंने जो बताया कि वो सारी चीज़ें आपको करना है, डिजाइनिंग वगैरह आपके एडवर्टीजमेंट की करनी है, ठीक। ट्रैक एंड मेजर परफॉर्मेंस, जब आप अपना ट्विटर पे आप एड्स चलाओगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो भी परफॉर्मेंस होगी उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करोगे ट्विटर पर। जो भी एड्स मैनेजर होता है ना, डैशबोर्ड उसका होता है, वहाँ पे मैट्रिक्स वगैरह आपकी आ जाएगी, इंप्रेशन, क्लिक्स, इंगेजमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे देखोगे, जो मैंने भी पीछे बताया। अब जब सारी चीज़ें देखने के बाद आप फिर ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने कैंपेन को मार्केट कंपटीशन के अकॉर्डिंग। आप क्या कर सकते हो कि आपको लगता है अरे यार इस बार मैं ऐसे करता हूँ तो और अच्छा ऐड चलेगा, है ना। अच्छा इसमें बजट में ऐसे ऐसे ये कर देता हूँ बजट, ठीक। अच्छा मेरी ऑडियंस तो ऐसे देखे, अच्छा ये ऑडियंस तो नहीं उतना देख रही जितना सोच रहा था। ऐसे बहुत सारी चीज़ आइडिया लगा के आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ओके।
देन अब बात करते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ एडवर्टाइजिंग और लिंक्डइन। देखो बस नाम यहाँ पे चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है ना। तो अभी देखो यहाँ पे डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव फिर आ गया, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत है, ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, बोलो बोलो, आप बता दोगे। वेबसाइट विजिट करना है, वीडियो व्यूज बढ़ाने हैं, लीड जनरेट करना है, या जॉब एप्लीकेशंस करनी है। देखो थोड़ा बदल गया ना, जॉब एप्लीकेशन के लोग क्या करते हैं, ट्विटर पे थोड़ी नहीं जाते हैं, ना ही फेसबुक पे जाते हैं, लिंक्डइन पे आते हैं। यानी कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि जॉब क्रिएट तो नहीं करना चाहते हो, लीड जनरेट, ठीक है। टारगेट ऑडियंस आपको देखना होता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, कि उनका जॉब टाइटल, सीनियरिटी देखना है, सीनियर पोस्ट पे हैं, आपको सीनियर लोगों को हायर करना है अगर जॉब के लिए, कि इंटर्न हायर करना है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होता है। फिर उसके बाद देखना इंडस्ट्री एंड कंपनी साइज, इसके बाद कंपनी की साइज वगैरह देख सकते हो, स्किल देख सकते हो कि कौन सी स्किल के लोगों को आपको हायर करना, पाइथन, जावा, ये सारी चीज़ें। कि लोकेशन आपको देखना होता है कि किस जियोग्राफिकल एरिया के लोगों को आप हायर करना चाहते हो या कहाँ पे हायर करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको देखना होता है, ठीक। एक्सेसिंग लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर, ठीक है। तो लिंक्डइन का एक कैंपेन मैनेजर होता है, वहाँ पे आपको नेविगेट करके जाना होगा, जहाँ पे आपको अपना अकाउंट वगैरह बनाना होता है लिंक्डइन पे, जहाँ से आप लोग कैंपेन चला सकते हो, ठीक। फिर जाके कैंपेन सेटअप का कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आप चूज करोगे और कैंपेन का नाम दोगे और बजट सेट करोगे, ठीक है। अब देखो यार, ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, कैंपेन का नाम दोगे और बजट सेट करोगे, ठीक, ये हो गया। अब फिर उसके बाद क्या करोगे, सिलेक्ट योर ऐड फॉर्मेट, जो मैंने अभी पीछे बताया, अपने ऐड का फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे आप लोग चूज करोगे, ठीक है। मैसेज ऐड होगा, टेक्स्ट ऐड होगा, कि डायनेमिक ऐड होगा, स्पॉन्सर्स ऐड होगा, ये सारी चीजें आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे। डिजाइन योर एडवर्टीजमेंट, अब अपने एडवर्टीजमेंट जो भी है आप उसको डिजाइन करोगे, कॉल टू एक्शन जो मैंने अभी पीछे बताया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन करोगे। लॉन्च एंड मैनेज योर कैंपेन, फिर लॉन्च कर दोगे और उसको मैनेज करोगे, एनालिसिस करोगे, बहुत सारी चीजें इधर उधर, मतलब ये सारी चीजें आप लोग करोगे, ठीक है। मतलब आपने ट्रैक करोगे जो भी परफॉर्मेंस आपके ऐड का, फिर उसको ऑप्टिमाइज करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे। अभी मैं देखो हल्का हल्का बता के आगे बढ़ रहा हूँ ना, पीछे मैं बहुत डिटेल से बताया था, तो फिर नहीं बताने की जरूरत है यार, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका डिफरेंट स्टेजेस फॉर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अब डिफरेंट स्टेज क्या है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के, चलो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कंटेंट क्रिएटर का, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है फॉर कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। और दूसरा आता है आपका फॉर व्यूअर्स। तो जो स्टेज होते हैं कंटेंट क्रिएटर में, तो कंटेंट क्रिएटर क्या करता है, कंटेंट क्रिएट करता है। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर हूँ, आप लोग क्या हो, व्यूअर्स हो, तो मैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये आपका इनिशियल स्टेज होता है। आपको डिफरेंट स्टेज फॉर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूछेगा ना, तो आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर बताना है स्टेज की, फॉर व्यूअर स्टेज बताना है। तो सबसे पहला आपका कंटेंट क्रिएटर में क्या होता है कि सबसे पहले आता है कि कंटेंट क्रिएशन। इस स्टेज में ये सबसे पहले इनिशियल स्टेज होता है, और इसमें क्रिएटर जो होता है प्लान करता है और फिर सोचता है कि इस पे वीडियो बनाना, जैसे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग पे वीडियो बनानी है, ठीक है। फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, फिर एडिट करता हूँ उस वीडियो को, ठीक है, और अच्छे से मैं उसको एडिट वगैरह करके हाई क्वालिटी कंटेंट में आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, ठीक है, करता हूँ ना। तो सबसे पहले कंटेंट को मैं क्रिएट वगैरह करता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन एंड अपलोड, जब मैं वीडियो को शूट कर लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो फिर मैं उसके क्या करता हूँ, सर्च इंजन के अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज करता हूँ, ठीक है। टाइटल्स देता हूँ, टैग देता हूँ कि आप लोग जब सर्च करो तो उसको आसानी से आपको मिल जाए, थंबनेल वगैरह मैं लगाता हूँ, ठीक है, और अपलोड करता हूँ। प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि यहाँ पे मैं तो कोई ऐड वगैरह नहीं चलाता हूँ, ना ही मैं किसी और जगह पे शेयर करता हूँ, नहीं मैं ऐसा तो नहीं करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं नहीं डालता हूँ। तो प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है कि बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल जो होता है वो उनकी वेबसाइट्स भी होती है, न्यूज़लेटर्स वगैरह भी सेंड करते हैं कि नई वीडियो उनकी आ गई है, और लोग ऐड वगैरह भी चलाते हैं, ठीक है। बल्कि मेरा तो नोटिफिकेशन आपको जाता है ना, जैसे मैं पब्लिश करता हूँ, ठीक। फिर इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन का आता है। इस लेवल पे क्या होता है, आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है, वीडियो को व्यूज को गेन करना होता है, लाइक्स होता है, कमेंट्स होता है। भाई लाइक कमेंट की बात आई तो जाओ यार, एक लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो कि वीडियो मजा आ रही है, ठीक है। तो मजे लेकर पढ़ते रहो, ठीक। और कमेंट करके बताओ कि आगे कौन से सब्जेक्ट्स के वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका व्यूज गेन करना, लाइक्स हो गया, कमेंट हो गया, शेयर हो गया, क्रिएटर्स इंगेज करना, जैसे कमेंट्स वगैरह करके क्वेश्चन पूछना और उनसे पूछना कि आप आगे कौन से सब्जेक्ट वीडियो बनाओगे, कौन सी वीडियो आपको चाहिए, मुझे चाहिए ये सारी वीडियो तो आप बनाओ। तो ये सारे इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन होता है। एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन,
YouTube के अंदर एक एनालिटिक्स का ऑप्शन होता है, अगर आप वीडियो बनाते होंगे तो आपको पता होगा, एक एनालिटिक्स का ऑप्शन होता है कि दिखाता कितने एज के लोग देखे हैं वीडियो, मेल फीमेल कितने लोग देखे हैं, कितने लोगों ने वीडियो देखा, जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया। भाई नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लो यार, मैं देख लेता हूँ वहाँ पे। बहुत सारे लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, बस देख के चले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से देख सकते हैं कितने % लोग चैनल सब्सक्राइब किए हैं जो वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग % नहीं है जो चैनल वीडियो नहीं देख रहे हैं। अब वीडियो देख रहे हैं, देखो कितने लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हैं और वीडियो देख रहे हैं, और कितने लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये पूरा डेटा वहाँ पे दिखता है, ठीक है। मोनेटाइजेशन एंड रिवेन्यू जनरेशन, एड्स चलते हैं और उसके बाद रिवेन्यू जनरेट करते हैं जो भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग एंड ग्रोथ, फिर कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं और वहाँ से ग्रोथ है। कम्युनिटी क्या है, हम सभी लोग मिलकर एक कम्युनिटी बनाएं और सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, ठीक। चलो इसके बाद फॉर व्यूअर्स में क्या आता है, सबसे पहले स्टेज आता है डिस्कवरी। अब भाई डिस्कवरी में क्या आता है कि चलो यार कुछ सर्च करते हैं, यार कल तो एग्जाम है यार डिजिटल मार्केटिंग का, कहाँ देखूँ वीडियो, चलो इंजीनियरिंग 1 वीडियो पे चलता हूँ, वहाँ पर तो पढ़ाई होगा, आराम से देखूंगा, चिल्लो के, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग डिस्कवरी खोज करोगे, खोज लिए भाई। अब चलो खोजने के बाद व्यू करोगे, व्यूइंग, ठीक है। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो को आप वॉच करोगे, देखोगे, मोबाइल डिवाइस में, लैपटॉप में, स्मार्ट टीवी में, कहीं भी आप लोग देखोगे, उसे लाइक करोगे, कमेंट करोगे, कर दो, मैं फिर बोल रहा हूँ कर दो भाई, आगे स्टेज में याद रहेगा ना आपको, करोगे तो। फिर इंटरेक्शन का आता है, इंटरेक्शन में क्या आता है कि आप लोग वीडियो को देखते हो, उस कंटेंट से इंगेज करते हो, क्रिएटर को कमेंट करके बताते हो, लाइक डिसलाइक रिप्लाई करके सारी चीज़ें आप लोग बनाते हो, या फिर आप लोग पोस्ट करते हो उस कंटेंट से, अपने दोस्तों को बताते हो, है ना। एक्सप्लोरेशन एंड सब्सक्रिप्शन, अब उस वीडियो को एक्सप्लोर वगैरह करने के बाद, वीडियो मज़ा वगैरह आने के बाद आप लोग क्या करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, नोटिफिकेशन को क्लिक करते हो ताकि इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब फीडबैक एंड सपोर्ट, फीडबैक एंड सपोर्ट में क्या होता है कि क्रिएटर को कंटेंट कमेंट के थ्रू, सर्वे के थ्रू, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो आप मुझे, इंस्टाग्राम कहीं पर भी उसे सपोर्ट करना होता है फीडबैक एंड सपोर्ट के थ्रू, ताकि उसको पता चले कि हाँ ऐसा कुछ कमी आ रही है बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सही कर देता है और आपके लिए वीडियो बनाता रहता है। जैसे कि मैं बनाता रहता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताओगे कि ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, नहीं इससे ऐसे नहीं, ऐसे ही चीज़ें करना चाहिए, तो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा वह सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन इंस्टाग्राम। अब इसके बारे में चलो समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका था डिफाइन योर एडवर्टाइजिंग गोल, ठीक है। अपने गोल को इसमें डिफाइन करना होता है, मैंने पीछे बता दिया, लीड जनरेट करना, वेबसाइट पे ट्रैफिक, ऐप इंस्टॉल, जो भी कुछ भी करना है आप लोग अपने गोल को डिसाइड कर लोगे। फेसबुक के जैसा ही सेम है, सेटअप एन इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट, एक बिजनेस अकाउंट आप क्रिएट करोगे जहाँ पे स्पेशली आप बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होंगी और वहाँ पे बहुत सारे टूल्स वगैरह होंगे, आप वहाँ पे ऐड करोगे, दिखाओगे। एक्सेस फेसबुक एड्स मैनेजर और इंस्टाग्राम एड मैनेजर, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी पीछे बता दिया। अंडरस्टैंड इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग ऑप्शन, जो भी ऑप्शंस होते हैं एडवर्टाइजिंग के, उन सारी चीज़ों को समझना। जैसे कि इंस्टाग्राम में आता है आपका फीड होता है, फीड्स ऐड होता है, स्टोरी एड्स होता है, कैरोसेल एड्स होता है, IGTV एड्स होता है, ये सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे समझना होता है। आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, पीछे बता दिया। सेट योर कैंपेन बजट एंड शेड्यूल, ये भी बता दिया। ट्रैक एंड मैसेज परफॉर्मेंस, मेजर परफॉर्मेंस, ट्रैक करना और सारे परफॉर्मेंस को मेजर करना, यही बता दिया। स्टे कंप्लायंट एंड अडेयर टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती है। और जो कंप्लेन एंड अडेयर वाला चीज़ होता है ना कि आप फैमिलराइज योर सेल्फ विथ इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, जो भी इंस्टाग्राम की पॉलिसी होती है उसे अपने आप को आपको रूबरू करवाना, जानना, सारे गाइडलाइंस समझना, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एड्स वगैरह पे चलाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने ये वीडियो देखी, और ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।